Today's episode is about something more powerful, a real Indian journey that mirrors the dream of millions. This is not a story from a metro city or a privileged background. This is a story from a village, from a tier 2 city, built with consistency, courage, and clarity. Let's welcome CA Om Prakash Singhania. Welcome to the Meebus podcast, sir. थैंक यू। सर, सो कमिंग फ्रॉम अ विलेज बैकग्राउंड, आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको सीए करना है आगे चल के, या फिर क्या क्या सपोर्ट मिला आपको वहाँ पर? एक्चुअल में हमारा गांव इतना छोटा था कि उस समय वहाँ बिजली भी नहीं थी और कोई सरकारी स्कूल में हम लोग पढ़ते थे। कोई सीए के बारे में जानना या सीए के बारे में थोड़ा बहुत भी किसी को नहीं मालूम था। लेकिन हमारे पिताजी एक रोडवेज कंपनी में को ओन करते थे। तो नागपुर से ऑडिट के लिए सीए आते थे उस समय। रायगढ़ में कोई सीए की फर्म नहीं थी, नागपुर से आते थे। तो उसकी बड़ी आवभगत हुआ करती थी। सीए कोई आया तो उसकी बड़ी आवभगत होती थी। तो हमारे पिताजी ने उस सीए से पूछा कि भाई आपने क्या कोर्स किया है? तो बोले मैं सीए किया हूँ। अच्छा। कहाँ से होता है? बोले कलकत्ता से होता है। तो बस उस समय उनके दिमाग में आ गया कि मुझे मेरे बेटे को सीए कराना है। अच्छा। और मुझे बोला सीए करना है। मुझे भी नहीं मालूम, क्लास 8 में उनने बताया कि तुम्हें सीए करना है। अब ना मुझे मालूम ना मेरे पिताजी को मालूम कि सीए कैसे होगा। फिर हम लोग बोले कॉमर्स लेना पड़ता है। हमारे यहाँ कॉमर्स था नहीं, तो मैंने आर्ट्स लिया, क्योंकि कॉमर्स से थोड़ा सा क्लोज रहता आर्ट्स। फिर आर्ट्स लेके 11 तक मैं आर्ट्स लेके पढ़ाई किया। उसके बाद में कलकत्ता मुझे भेज दिया गया। अच्छा। जी। ओके। तो सीए वहाँ से शुरू हुआ मेरा। वहाँ कहाँ काम किया आपने? कलकत्ता में, एक्चुअल में कलकत्ता में मेरी सिस्टर का घर है। तो पहले पुराने समय में आपको मालूम होगा कि जब भी लोग आगे पढ़ने वढ़ने भेजा करते थे तो आदमी अपने रिलेटिव ढूंढते थे कि कोई रिलेटिव है क्या। मुझे भी मेरे सिस्टर के घर में रखा गया। साल 1.5 साल में वहाँ पर था। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि मैं हिंदी मीडियम से, मतलब आप समझ लो कि 9th क्लास में मुझे ABCD पढ़ाया गया। 9th में, मतलब ये बड़ा आपको सरप्राइज़ लगेगा लेकिन ये फैक्ट है। और उसके बाद 10th से वो ABCD भी ख़त्म हो गई, संस्कृत चालू हो गया था। तो 11 तक मैंने हिंदी मीडियम में पूरा पढ़ा। उसके बाद फर्स्ट ईयर मैंने रायगढ़ से किया, वो भी हिंदी मीडियम था। फिर मैं कलकत्ता चला गया, वहाँ पर सब चीज़ इंग्लिश में था। तो दो सबसे बड़ी हमारे सामने प्रॉब्लम थी वहाँ कि एक तो इंग्लिश मीडियम कॉलेज में एडमिशन लेना और दूसरा सीए फर्म में एडमिशन लेना। तो पहला हर्डल ये था कि भाई गांव से आए हुए, इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता था, तो अब कैसे कॉलेज में एडमिशन हो। और वहाँ पर कॉलेज में जो एडमिशन होता था वो, उसमें सीए का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते थे इसके एडमिशन के। तो एडमिशन के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मैं इंग्लिश में तो दे ही नहीं सकता था प्रॉपरली। उस समय तो मुझे नया नया गया था, कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन फिर भी किसी तरह एक स्पेशल परमिशन मैंने यूनिवर्सिटी से निकलवाया। और उसमें ये लिखा गया कि भाई इनको मतलब जो है ना, ये सेकेंड ईयर के इस कॉलेज में एडमिशन दे दिया जाए। और मुझे एडमिशन मिल गया कॉलेज में, वो भी सिटी कॉलेज में मिला, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था उस समय। तो उसमें एडमिशन मैंने ले लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। अब वहाँ पर पढ़ने में ये था कि मुझे बंगाली ज़्यादा समझ में आने लग गई और इंग्लिश नहीं आती थी। अच्छा। तो ले दे के मैंने किसी भी तरह से सेकेंड ईयर 39% मार्क्स मुझे मिले और मैं पास हो गया ले दे के। उसके बाद फाइनल एग्जामिनेशन में, मतलब ऑलमोस्ट मेरा उस समय ये था कि मैं पूरा रटता था। इंग्लिश के एक एक लाइन, एक एक वर्ड रट के जैसे पास होते हैं वैसे मैंने पास किया पहला साल। अच्छा। दूसरे साल में मैंने काफ़ी पिकअप कर लिया, तो मुझे 50% मार्क्स मिला। और 50% मार्क्स कलकत्ता यूनिवर्सिटी का डिस्टिंक्शन मार्क होता था। ये सरप्राइज़ लगेगा आपको, लेकिन ये फैक्ट है उस समय का कि उसको डिस्टिंक्शन बोलते थे। तो वो मैंने उसमें पास कर लिया। इसके बाद ये आया कि अब सीए का एडमिशन लेना है, तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है सीए का भी। तो सीए का एंट्रेंस एग्जामिनेशन मैंने 2 बार दिया, दोनों बार पास नहीं कर सका मैं। इस बीच में मेरा बीकॉम का एग्ज़ाम फाइनल हो चुका था। तो बीकॉम का भी अगर आपके पास डिग्री है या सीए एंट्रेंस, दोनों में कोई भी हो तो आप सीए के उसमें जा सकते हैं। तो उस समय हाँ ऑप्शन था। तो वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी मेरा पास हो गया और मेरा सीए का मतलब इसका बीकॉम भी क्लियर हो गया। तो मैं एलिजिबल हो गया कि भाई मुझे अब सीए करने के लिए फर्म एडमिशन लेना।
तो अब आपने बताया जैसे वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम लोगों का शुरू से ये ड्रीम था मेरा, जब मैंने पता कर लिया था कि भी इंडिया की सबसे अच्छी फर्म कौन सी है, तो सब लोगों ने बताया सर बाटली बाय कंपनी नंबर 1 फर्म है और कलकत्ता की है। तो उसमें एडमिशन के लिए मैंने बहुत कोशिश करी, पता किया, तो ये मालूम पड़ा कि उसमें बहुत बड़े इंडस्ट्रीज बिरला, टाटा, बांगड़ इस तरीके के लोगों के रेफरेंस होते हैं लेटर, उसके बाद उसमें जाके एडमिशन होता है। तो ये मुझे बीकॉम करते करते तक पता चल गया था। तो मुझे लगा कि मेरा ड्रीम तो पूरा नहीं होगा या मेरा जो टारगेट है वो मुझे नहीं मिलेगा। मेरे पिताजी का भी ड्रीम था कि भी बड़ी कंपनी में करूं। तो मैंने फिर उसके लिए पता किया कि एस आर बाटली बाय कंपनी का पार्टनर कौन है। तो मालूम पड़ा 5-6 पार्टनर हैं। तो एक पार्टनर का मालूम पड़ा कि वो सॉल्ट लेक सिटी में रहते हैं। अच्छा। फिर मैंने उनको फॉलो किया कि सॉल्ट लेक सिटी में कहाँ रहते हैं। पता चला कि ये रोटरी क्लब के मेंबर हैं। फिर रोटरी क्लब के मेंबर है तो वहाँ पर एक रोटरी क्लब में आपने सुना होगा रोटर एक्ट क्लब भी होता है जो जूनियर लोगों का होता है। अच्छा। तो मैं सॉल्ट लेक सिटी में रेंटेड हाउस लेके शिफ्ट हुआ और रोटर एक्ट क्लब में को ज्वाइन किया और 6 महीने रोटर एक्ट क्लब में सिंसियरली काम किया। उसके बाद मुझे वहाँ उनने ट्रेजरर बना दिया क्योंकि मेरा बीकॉम बैकग्राउंड था और सीए करना था। और मेरा ऑब्जेक्ट यही था कि मैं रोटर एक्ट क्लब में एक्टिव हो जाऊं, तो वो जो पार्टनर जो हैं रोटरी क्लब के उसके संपर्क में वो आना है, देख भी लेंगे। तो उनके साथ में जानबूझ के टारगेटेड उनसे बात करना, मिलना, इवन उनके घर जाना भी शुरू कर दिया मैं। तब तक मैंने उनको कुछ भी मेरा जो हिडन एजेंडा था वो बताया नहीं। फिर उसके बाद जब वो समय आया कि भी अपने को एडमिशन लेना है तो मैं उनके दफ्तर में गया, मैंने उनको स्लिप वगैरह दिया, उनने बुलाया, बोले बोलो क्या काम है सिंघानिया। मैंने बोला सर मुझे एडमिशन लेना आपके। तो बोले हमारे यहाँ तो एडमिशन के लिए रेफरेंस लेटर चाहिए और ये ऐसे ऐसे लोगों का रेफरेंस के बिना हम नहीं ले सकते। मैंने बहुत उनको रिक्वेस्ट किया बट ही वॉज वेरी रिजिड, भाई हमारे प्रोटोकॉल हैं उसमें तो हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मैं वापस आ गया। वापस आने के बाद 2 दिन 3 दिन के बाद काफ़ी सोचा समझा, फिर मैं बोला एक बार और ट्राई करना चाहिए। दोबारा फिर गया उनके पास और जाने के बाद मैंने फिर बोले कैसे आया। मैं बोला सर मुझे एडमिशन तो आपके यहाँ ही लेना है। फिर मैंने उसको अपनी पूरी गांव की स्टोरी बताई, इंग्लिश हिंदी मीडियम वाली स्टोरी बताई, मैंने कैसे पास किया वो बताया, हमारे पिताजी का ड्रीम बताया उसको। और मैं बोला सर ये ड्रीम अगर पूरा नहीं होगा तो मुझे वापस जाना पड़ेगा। मतलब सही मायने में बड़ा इमोशनली मतलब अब वर्ड अच्छा नहीं लगेगा, वो इमोशनली ब्लैकमेल किया मैंने उनको। और उसके बाद वो पता नहीं सम और अदर उनने तुरंत अपने पीए को बुलाया और बोला कि एक डिक्टेशन दिया उनको एंड दैट डिक्टेशन वाज रेफरेंस लेटर फ्रॉम हिम। मतलब वो रेफरेंस लेटर के बिना वो एडमिशन नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने बोला अब यार मुझे अपना रेफरेंस लेटर बना के देना पड़ेगा कि आई नो दिस जेंटलमैन, ये लड़का अच्छा है और मेरी गारंटी है। बाकायदा उन्होंने रेफरेंस लेटर दिया, साइन किया और फाइल में लगा और उसके बाद मेरा एडमिशन हुआ। और वो मतलब अनप्रेसिडेंटेड वो था एक्ट उनका। और उसके बाद मैं उस जो सो कॉल्ड नंबर 1 कंपनी में मेरा एडमिशन हुआ और फिर मैंने वहाँ से सीए किया। फिल्म की मूवी जैसा लग रहा है कि आपने कुछ टारगेट किया, उसके लिए बिल्कुल, प्लान बिल्कुल, किया, एकदम। अप्रोच किया एंड फाइनली आपको मिल गया। दैट रियली ग्रेट स्टोरी। तो आफ्टर कलकत्ता में आप सीए करने के बाद यू कम बैक टू छत्तीसगढ़? हाँ, मतलब अब उसके बाद मतलब सीए करने में भी मुझे बहुत डिफ़िकल्टीज हुई क्योंकि पूरा इंग्लिश मीडियम का था। तो फिर मैं वहाँ पर कोचिंग क्लासेस वगैरह काफ़ी लिया और आप समझ लीजिए कि इंटरमीडिएट मैंने एक बार में सिंगल ग्रुप पास किया, दूसरा वाला ग्रुप सेकंड टाइम पास किया, फिर फाइनल एग्जामिनेशन में एक बार पास किया, दोबारा फेल हुआ, फिर पास किया। ऐसा करते हुए मैं किसी भी तरह से मतलब आई कंप्लीटेड माय सीए कोर्स। उसके बाद आप ये समझ लो कि उसमें भी मेरा ये टारगेट था कि मुझे रायपुर में प्रैक्टिस करनी है। अच्छा। क्योंकि रायपुर वाज द क्लोजेस्ट प्लेस ऑफ माय नेटिव टाउन, जो रायगढ़ के पास। तो रायपुर में प्रैक्टिस करना है। तो मैंने जो एग्ज़ाम दिया आप समझ लो 11 तारीख को 11 मई 1983 को मैंने एग्ज़ाम दिया फाइनल का। एंड आई वाज सो श्योर इन लास्ट एग्जामिनेशन कि आई विल मतलब गेट थ्रू दिस एग्जाम। और मैं 13 तारीख को रायपुर पहुंच गया जस्ट टू स्टार्ट माई प्रिपरेशन ऑफ प्रैक्टिस कि भाई कैसे नई जगह जा रहे हैं
तो कैसी जगह होगी, क्या होगा। तो उसके लिए मैं रायपुर आ गया और रायपुर में मैंने बस टियर 2 सिटी, अब मेट्रोपॉलिटन का एक्सपोजर हम लोगों का था, यहाँ पर इतने बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी लोगों की। फिर भी मैंने अपने दोस्तों के मार्फत एक ऐसी फर्म का पता कर लिया था जो कि रायपुर में जिनका काम हो रहा था। तो 1000 रुपीज़ रिटेनरशिप में मुझे वो यहाँ पर रख लिए रायपुर में। तो मैं अजंता होटल में, वो आपने शायद सुना होगा, अजंता होटल में रहता था और वहीं पर खाना, वहीं रहना, और रिक्शा, वो ट्राई साइकिल जो हाथ वाला रिक्शा है उसी में जाना आना। तो वो हमारा वैसे चलता रहा 4-6 महीने 8 महीने तक। तो मेट्रो सिटी का इतना अच्छा एक्सपोजर मिलने के बाद आपने क्यों ये सोचा कि आपको टियर 2 सिटी में या अपने होम टाउन स्टेट में वापस आपका एकदम बहुत वैलिड क्वेश्चन है। ये कभी कभी मतलब मुझे खुद को भी लगता है कि मैं ऐसा क्यों किया, लेकिन ये भी हम लोगों का जब ये डिसाइड हुआ था कि मुझे सीए करना है, तो पिताजी ये बोलते थे, भाई सीए तुम करोगे, कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे रहोगे तो तुम घर के करीब रहना चाहिए तुमको, घर के लोगों के करीब, उनके काम आओ तुम और तुम्हारे वो काम आए। तो इसलिए जो भी नियरेस्ट जो सिटी है जिसमें तुम्हारी प्रैक्टिस या जो तुम्हारा काम जो हो सकता है, तो उसमें तुमको, तो मैंने मतलब उसमें बहुत ज़्यादा मैंने ऑप्शन सोचा ही नहीं। मैंने बोला जब ये वेल डिसाइडेड है कि हमको अपने घर के करीब रहना है तो फिर रायपुर वाज द ओनली चॉइस, इसलिए मैं रायपुर में ही आ गया फिर उसको। नहीं तो आपको ऐसा कभी मतलब महसूस नहीं हुआ कि अगर आप मेट्रो सिटी में होते तो शायद आपको और ज़्यादा एक्सपोजर मिलता या बिल्कुल करियर कुछ अलग होता? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपसे एकदम सही बोल रहे हैं। हाँ। वो तो हुआ बिल्कुल, और स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा मुझे रायपुर में, और वहाँ तो मेरे सब दोस्त यार हो गए थे, बड़ी फर्म से मैंने काम किया था तो वहाँ मुझे जॉब भी मिल जाता। लेकिन अब वो चूँकि वो डिसाइडेड था तो अब फिर एक ही एम था, एक ही गोल हो गया था कि यहाँ हमको जल्दी से जल्दी कैसे सक्सेस होना है। हाँ। और उसमें मैंने फिर वही स्ट्रेटेजिकली पूरा मेहनत किया, जो एक किसी भी प्रोफेशन के, किसी भी बिजनेस के, या कोई डॉक्टर हो, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, एमबीए हो, कोई भी अगर नई जगह में जाता है तो उसके लिए वो टिप्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैंने किया। मैंने ये किया कि भाई अब वहाँ अपने आप को मैं कैसे ये साबित करूं कि लोग मुझे जाने कि आई एम ए गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो जब तक लोगों को ये पता नहीं रहेगा तो कैसे काम देंगे। तो मैंने स्टार्टिंग से ही रोटरी क्लब ज्वाइन किया, चेम्बर ऑफ कॉमर्स था उसको ज्वाइन किया। अच्छा। यहाँ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन एक था, उर्ला इंडस्ट्रियल एसोसिएशन रायपुर में, उसका मैं ऑनरेरी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, अपनी तरफ से जाके ऑफर किया। अच्छा। कि साहब मैं पैसे नहीं लूँगा, आपका काम करूँगा। Okay. तो अब रेगुलर उनकी मीटिंग्स में और सब जगह मेरा जाना आना हो गया, मिलना जुलना हो गया, लोग जानने लग गए। तो बड़ा जल्दी लोगों को ये समझ में आने लगा कि भाई ये यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कलकत्ता से आया है, इसका एक्सपोजर अच्छा है, तो इनको काम देना चाहिए। तो उस हिसाब से फिर काम मिला। किसी भी प्रोफेशन में ये है कि अगर थोड़ा सा आप अपने आप को जब तक एक्सपोज नहीं करेंगे सोसाइटी से, तब तक आपको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, या तो फिर जॉब करिए आप। बट कुछ समय पहले मैंने देखा ये वाली सोच रही है कि कोई भी पेरेंट्स हैं उनकी ये चाहत रहती थी कि भाई अगर हमारा बच्चा थोड़ा भी अच्छा है पढ़ाई में, या तो वो प्रेफर करते हैं कि या तो आप मैथ्स लो, इंजीनियर बनो, या तो आप साइंस लो, डॉक्टर बनो। तो उन इंजीनियरिंग और डॉक्टर के बैकग्राउंड से हट के सीए को चूज़ करना, मतलब अभी के समय में ये चीज़ कितना रेलेवेंट है? देखिए, अब वैसे तो देखिए सारे सब्जेक्ट अपने आप में सब काफ़ी सबके इम्पोर्टेंस अलग अलग है, और सब में सक्सेस मिलता है डिपेंडिंग ऑन द कैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है। कुछ किस्मत भी साथ देती है। लेकिन जहाँ तक सीए कोर्स के बारे में एक जनरल लोगों को थोड़ा सा भ्रांति जैसी है कि भाई इसमें केवल आदमी प्रैक्टिस करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सीए में आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आप सर्विस भी कर सकते हैं, आप घर में बैठ के काम कर सकते हैं, आप इंडस्ट्री लगा सकते हैं। हाउसवाइफ है, उसको घर वाले अगर मान लो ऑफिस में जाने के लिए मना करते हैं तो घर में बैठ के वो ऑफिस चला सकती है, रिटर्न भर सकती है, इवन अपने घर का पूरा काम फाइनेंस का देख सकती है। और अगर घर का फाइनेंस का काम आप देख रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपके घर में कितनी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। तो मैं तो हमेशा जो लड़कियां आती हैं उनको बोलता हूँ, बेटा तुम लोगों के लिए इससे बढ़िया कोई कोर्स नहीं है, क्योंकि शादी होने के बाद अब आजकल तो सब खैर सब
अरेंज मैरिज वाला समय नहीं रहा, तो नहीं तो पहले तो ये था कि भी किस घर में जाएंगे पता नहीं होता था, कैसा लड़का मिलेगा ये पता नहीं होता था। तो मैं उनको ये बोलता था कि भाई आप लोग जाओ आराम से बिंदास सीए करो, आपको जिस तरीके की सिचुएशन वहाँ पर रहेगी उसमें आप एडजस्ट हो सकते हो। सीए इज़ द ओनली कोर्स इन माई नॉलेज कि भाई आप मतलब कैसे भी उसमें एडजस्ट हो जाओगे, आप घर का भी काम कर सकते हो, आप नौकरी भी कर सकते हो, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और जहाँ तक आपने ये पूछा कि इंजीनियरिंग और मेडिकल, तो देखिए कुछ तो थोड़ा सा एक समय के बाद लोगों का अपना अपना एक चॉइस हो जाती है कि भाई जैसे अब मैंने अपने बच्चे से पूछा कि भाई आपको क्या करना है, उसने बोला मुझे आईआईटी करना है। अब मैं उसको कितना भी समझाऊंगा सीए करना है तो वो तो सीए करूँगा ही नहीं। वैसे मेरी जो दूसरी डॉटर है उसको मैंने पूछा भी तुमको सीए करना चाहिए बेटा, तो उसने बोला नहीं मुझे तो इकोनॉमिक्स में अपना करियर बनाना है। हाँ। तो कुछ तो प्री डिटरमाइंड होते हैं और कुछ मतलब ये देखिए कि जैसे एक बच्चे लोगों में कुछ कंपटीशन जैसा भी रहता है कि भाई ये मेरे फ्रेंड्स इस लाइन में जा रहे हैं तो मुझे भी जाना चाहिए। और आजकल वैसे आप देखिए कि इंजीनियरिंग मतलब जैसे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और उसके बाद एमबीए करके जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लाइन। और खाली इंजीनियरिंग के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, खाली डॉक्टर के लिए भी बहुत अच्छी है और सीए के लिए भी बहुत अच्छी है। किसी को बट सीए का शायद नॉलेज कम है लोगों को, इसलिए हाँ उतना उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे पाए थे पहले, बट मे बी अब शायद लोग ज़्यादा हाँ समझ जी रहे हैं अब इसके बहुत ज़्यादा उसके बारे में लोगों का झुकाव हो गया है। और मैं देखता हूँ हमारी फर्म में कि लड़कियों का झुकाव बहुत ज़्यादा है सीए के प्रति। अच्छा। और मुझे लगता है वो रीज़न जो मैं आपको बताया अभी वो रीज़न होना चाहिए कि एक तो घर में बैठ के भी काम कर सकते हैं, ऑफिस में भी जा सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें संभव मतलब है। ऑप्शंस काफ़ी हैं सीए में भी। और सीए पहले बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, अच्छा। मतलब बहुत ही रेयर 4-5% रिजल्ट आता था। तो अब लेकिन धीरे धीरे कोर्स जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए हैं, तो उससे और कोचिंग क्लासेस बहुत बढ़ गई हैं, तो उससे थोड़ा सा सरल तो नहीं हुआ लेकिन पास करना सरल हो गया। कोर्स वैसा ही है लेकिन सपोर्ट सिस्टम थोड़ा बढ़ गया, तो उससे थोड़ा फर्क पड़ा है। वैसे स्टूडेंट्स जो सीए करना चाहते हैं बट उनके पास कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, तो आपने जैसे शुरू किया फिर मेट्रो सिटी तक गए एंड अभी आप वन ऑफ द लार्जेस्ट फर्म के साथ काम कर रहे हैं, आपका खुद का फर्म इतना बड़ा है, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उन लोगों को जो नया नया सीए करने की सोच रहे हैं या जस्ट उन्होंने सीए किया है? भाई देखिए सीए करें या और किसी भी प्रोफेशन में आप आए, आप टीयर छोटी जगह से आ रहे हैं या आप बड़ी जगह से आ रहे हैं, मैंने देखा है अगर आप में मतलब डिटर्मिनेशन है, सिंसियर हैं आप, तो कोई भी ऐसा टारगेट नहीं है जिसको आप अचीव नहीं कर सकते। क्योंकि मेरा खुद का एग्जांपल है कि मैंने मतलब हिंदी मीडियम से सीए किया, कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन सिटी में बेस्ट फर्म से किया, उसके बाद रायपुर में आके धीरे से अपने आप को इस्टेब्लिश किया। तो कहीं भी कोई भी बंदा जो है वो आगे कर सकता है, लेकिन क्या उनको अवेयरनेस की कमी होती है। तो उस समय ये है कि भाई आपको काउंसलिंग जो काउंसलर होते हैं उनसे डिस्कस करना चाहिए। अगर आपको सीए करना है तो किसी सीए के फर्म में जो एक्सपर्ट सीनियर सीए हैं उनके पास आप जाके पूछ सकते हैं भी मुझे सीए करना है और मेरे को आगे ये इस लाइन में करियर बनाना है। क्योंकि हमारे सीए में भी बड़ा भ्रांति है कि भाई सीए यानी सीए में हमारी 10 लाइन होंगी, 20 लाइन होंगी। अच्छा। जो कि लोगों को मालूम नहीं है। कोई मर्जर एक्विजिशन का काम करता है, कोई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम करता है, कोई खाली टैक्स का काम करता है, कोई ऑडिट का करता है, कोई ट्रांजैक्शन एडवाइजरी का करता है, ईएसजी ऑडिट आ गई है, अब एआई आ गया है। तो इसके सबके अलग अलग फील्ड है और जिस फर्म में इसका स्पेशलाइजेशन है तो जिस बंदे को उसमें करियर बनाना है तो वैसे ही फर्म सेलेक्ट करके उसको उसमें अपनी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अदरवाइज 2 साल 3 साल 4 साल उसका बर्बाद होगा, फिर जाके वो फिर उस फर्मों में जाएगा तो उसको प्रॉपर जॉब नहीं मिलेगा, इन्फिनिटी कम्प्लेक्स आएगा। तो हम लोग अपने जो भी स्टूडेंट आते हैं उनको ये समझाते हैं कि भाई पहले तुम अपना डिसाइड कर लो कि तुमको किस लाइन में जाना है और फिर उसके बाद वैसी फर्म सेलेक्ट करो। ये नहीं कि पिताजी ने बोल दिया वो मेरे रिलेटिव हैं सीए, आप उनके यहाँ ज्वाइन कर लो और आप सीए बन गए, बाद में मालूम पड़ा कि जिस लाइन में आपको जाना चाहिए उसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है। तो ये काफ़ी अब तो खैर इंस्टीट्यूट भी हमारा काफ़ी वोकल हो गया, वो ट्रेनिंग कोर्सेज कराता है, काउंसलिंग भी करते हैं, वो कैंपस में बुलाते हैं लोगों को और स्कूलों में भी हम लोग, कॉलेज में भी जाते हैं। अच्छा। मतलब इंस्टीट्यूट की तरफ से हम लोगों को बोला गया है कि कॉलेज में जाके हम लेक्चर दें, स्पीच दें
और इसके अवेयरनेस के बारे में बताया लोगों को, तो अब काफ़ी लोग समझने लग गए हैं। फिर भी प्रॉब्लम तो है, छोटा सा पार्ट है वो कि ITR फाइल करना, कि उसके अलावा सी में पता नहीं कितनी चीज़ें हैं। मतलब मैं जितना अभी आपको बता रहा हूँ इससे 10 गुनी ज़्यादा और चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। तो वो और इवन इंटरनेशनल मतलब वर्क होने लगे आजकल, GCC बोलते हैं, वो बाहर का काम जो इंडिया में जो लोग करते हैं, अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग्स वगैरह, वो बहुत हो रहा है। लाखों लोग लगे हुए उसमें और सब घर में बैठ के हो रहा है, वो वर्क फ्रॉम होम है वो। अब इवन मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, रायगढ़ या ले लूँगा जो हमारा गांव है छोटी जगह में, वहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट घर में, लड़कियाँ बहू बन हैं वहाँ पर, वहाँ घर में बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रही है। जर्मनी के लिए वर्क फ्रॉम होम कर रही है, जापान के लिए 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए का मतलब पैकेज है उनका पर मंथ का, और घर का काम भी कर रही हैं। इससे बड़े और क्या हो सकता है। लेकिन बस वो अवेयरनेस की थोड़ी कमी है, नहीं तो उसमें स्कोप ही स्कोप है। आप उनके बारे में क्या सजेशन देंगे जो आगे चल के, मतलब जो अभी हो सकता है पढ़ाई कर रहे हैं बट आगे चल के जो बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए सीए का क्या रेलेवेंस है? देखिए, ये तो निश्चित है कि भाई जो भी आप जिस लाइन में हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ आप खुद कर सकें। क्योंकि अगर सीए है तो वो मैकेनिकल इंजीनियर जो कर सकता है, या जो प्रोडक्ट इंजीनियर जो कर सकता है वो नहीं करे, या IT जो इंजीनियर है वो कर सकता है, उसको तो उनको हायर करना पड़ेगा या उसका सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो जनरली तो ये मतलब जो ना ये है कि भाई अगर आप इंजीनियर हैं और आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सीए का सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो सीए को आपको हायर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सीए हैं और बिजनेस करना चाह रहे हैं तो जो कमर्शियल पार्ट है, जिसको अपन मतलब ये बोलते हैं जैसे अकाउंट्स है, फाइनेंस है, इवन बिजनेस की जो निटी ग्रिटीज़ है, वो सारी चीज़ें सीए ज़्यादा समझता है। राइट। तो वो वाला जो पार्ट है, उस पार्ट में उसका एक्सपर्टाइज है। तो नॉर्मली देखा गया कि बाकी इंजीनियर वगैरह को तो वो हायर कर लेंगे, और वो सीए मतलब जो है ना बिजनेस में उसकी मास्टरी रहेगी, तो उसको थोड़ा एज मिलेगा एज कम्पेयर टू इंजीनियर या डॉक्टर, या डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि अभी देखिए मैंने वो पॉडकास्ट सुना था कुमार मंगलम बिरला का, पॉडकास्ट तो नहीं, कौन बनेगा करोड़पति में, अमिताभ बच्चन जी उनसे पूछते हैं कि भाई आपने कैसे अपना एक करियर, जब ग्रेजुएशन के बाद आप बिजनेस में चले गए, आपने और कुछ किया, तो उनने बताया सीधा सीधा कि भाई मुझे मेरे पिताजी ने बोला कि भैया तुमको सीए करना पड़ेगा, इतनी बड़ी एम्पायर इसको संभालने के लिए सीए होना तुम्हारा ज़रूरी है। ये उस समय की बात है जब कुमार मंगलम बिरला ने किया था। तो उसके पीछे उनकी लॉजिक ये रही है कि भाई इंजीनियर वगैरह सब हमारे पास हैं, अगर बिजनेस में और जिसको बोलते हैं ना फंड मैनेजमेंट, इकोनॉमी, पैसा, इसमें अगर तुम्हारी पकड़ है और इसमें तुम्हारा एक्सपर्टाइज है तो यू कैन मैनेज एवरीथिंग। तो वो जो फंडा है उनका उस समय का, वो फंडा तो आज भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देखिए बहुत से सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो इंजीनियर हैं, अब आप इन्फोसिस के जो ओनर है उनका देख लो, दे डोंट हैव एनी बैकग्राउंड ऑफ कॉमर्स, लेकिन वो सक्सेसफुल रहे अपने समय में। अगर आप सीए हैं और इंजीनियर को हायर कर लेते हैं और इंजीनियर हैं और सीए को हायर करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये वाला प्रपोजिशन हमारा वाला ज़्यादा ईजी रहता है, क्योंकि उनके पास तो पूरी, जैसे स्टार्टिंग में आपको कंपनी बनाना है, आपको बैंक के अकाउंट खोलने हैं, आपको ITR फाइल करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करने हैं, आपकी बैलेंस शीट में इवन मतलब इंजीनियर तो बैलेंस शीट को स्टडी नहीं कर पाते कि भाई इसमें लॉस है कि प्रॉफिट है, उनको बताना पड़ता है कि साहब ये राइट साइड का ये है, लेफ्ट साइड का ये है, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं रहता। सीए वो उसमें एक्सपर्टाइज रहता है, तो वो एज मिलता है उनको। बट जनरली ऐसा कोई फंडामेंटल रूल नहीं है कि सीए अगर है तो ही विल बी मोर सक्सेसफुल इन द बिजनेस, और इंजीनियर है तो नहीं होगा। दोनों हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि किसको कैसा सपोर्ट मिल रहा है। राइट। हाँ, बट एक बिजनेस के लिए सीए का सपोर्ट तो जरूरी है। और डेफिनेटली इसलिए बिजनेसमैन फैमिली जो होती है, उनके जो बच्चे जो होते हैं उनको कोशिश करते हैं उनके पेरेंट्स की भी सीए हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बाय चांस किसी का मैथ्स अच्छा है बट आगे चल के वो इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते, सीए में जाना चाहते हैं, बट उन्होंने कॉमर्स नहीं लिया है, तो क्या उसके बाद भी वो सीए कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा आराम से कर सकता है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ज़्यादा अच्छा सीए बनेगा। अच्छा। इसलिए कि वो एनालिटिक जो एक पावर होता है वो नॉर्मली मैथ्स और इंजीनियर या मतलब साइंस वाले लोगों में ज़्यादा होता है, कॉमर्स वालों में कंपैरेटिवली कम होता है, ऐसा जो एजुकेशनिस्ट वगैरह जो हैं ये लोग बोलते हैं।
तो वो जब साइंस का एक बेसिक नॉलेज उसको साइंस का हो गया, राइट। उसके बाद कॉमर्स जो है ना रिलेटिवली ईजियर सब्जेक्ट है। मतलब कॉमर्स, एक इंजीनियर कॉमर्स की लाइन में 2 साल 3 साल अगर स्टडी कर लेता है तो वो समझ जाता है अच्छे से। मेरे 2 सबसे पहले जो आर्टिकल थे, आर्टिकल मतलब हमारे स्टूडेंट को हम लोग आर्टिकल बोलते हैं। अच्छा। आर्टिकल क्लर्क बोलते थे पहले, अब क्लर्क नाम हट गया, आर्टिकल असिस्टेंट हो गया। तो वो मेरे साइंस स्टूडेंट ही थे और टॉपर थे साइंस की। अच्छा। और उनने सीए किया और सीए में मतलब जो ना वो सीए में भी बेस्ट परफॉर्मर रहे वो, और आज बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड है। तो साइंस बैकग्राउंड से अगर कोई सीए के लाइन में जाता है तो वो ज़्यादा बेटर कर पाएगा। लेकिन लोगों को ये रहता है कि भाई नॉर्मली जैसे प्लान करके आदमी साइंस लेके फिर सीए नहीं करता। हाँ, राइट। वो क्या होता है, सीए साइंस लेता है इंजीनियरिंग बनने के लिए, और उसके बाद अचानक उसको मतलब जो है ना माइंड चेंज होता है, या घर वाले बोलते हैं या उसको कैरियर वाले काउंसलिंग ऐसा करते हैं कि सीए करना चाहिए, तब फिर वो शिफ्ट हो जाता है। नहीं, बट इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर एवरीवन जो मैथ्स लेके बैठे हैं, बट अगर आईआईटी नहीं हुआ तो भी आपके पास एक अच्छा एकदम ऑप्शन है। और आजकल तो 2 साल में हैं। सीए हो जाता है आजकल। हाँ। 2 साल के अंदर आप सीए कर सकते हैं। आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो आपको 1 साल और पढ़ना पड़ता है, अदरवाइज 2 साल में आप सीए के सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप अगर साइंस में, मेरे अभी स्टूडेंट में कम से कम नहीं तो मुझे लगता है 5-10 लोग ऐसे होंगे जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे। अच्छा। एंड दे आर द बेटर ऑडिटर। जब मैं उनको भेजते हैं और वो जब अपना रिपोर्ट्स बना के लाते हैं तो कॉमर्स स्टूडेंट से ज़्यादा बेटर रहता है उनका। तो काफी हाँ, अच्छा है। बिल्कुल। सर, अभी हमारे एज के जितने भी लोग हैं, मतलब मेरे फ्रेंड्स जो हैं या कलीग्स जो हैं, सबके हमारे बीच हमेशा डिबेट चलते रहती है कि हमें अपनी जॉब कंटिन्यू करनी चाहिए या कोई अपना काम करना स्टार्ट करना चाहिए, कोई अपना बिजनेस डालना चाहिए। अगर साइंस बैकग्राउंड और मैथ्स बैकग्राउंड, मतलब कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए, बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए, तो वो हम स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं अपने नॉलेज के हिसाब से जो भी हमने पढ़ रखा है जी। तो उसमें आप सीए को कैसे रेट करते हैं? अगर अब कोई सीए अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहता है या बिजनेस करना चाहता है? देखिए, सीए की स्टडी में या सीए के एजुकेशन में ये बड़ी स्पेशल क्वालिटी है। बिजनेस अगर आपको देखिए करना है तो जैसे आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वैसे सीए को भी रिक्वायरमेंट है बिजनेस करने के लिए। अपना खुद का बिजनेस होता है, जैसे इंडस्ट्री लगाना हो, कोई ट्रेडिंग करना और कुछ करना, उसको अपन बिजनेस बोलते हैं। लेकिन सीए में एक ऑप्शन ये है कि आप अपना प्रोफेशनल मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको भी अपन बिजनेस की तरह ही रेट करेंगे कि आप मतलब, मैंने अपने जो करियर का जब स्टार्ट किया था प्रैक्टिस, तो 17,000 रुपये का मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लिया था। और 17,000 रुपये में उस समय तो 17,000 बहुत बड़ा अमाउंट था। तो उसमें एक टेबल, एक कुर्सी, एक अलमारी और एक फैसिट मशीन टाइप मशीन होती थी उस समय, और कुछ किताबें ये आई थी। उससे मैंने अपना बिजनेस बोलो या प्रैक्टिस बोलो शुरू किया था। तो वो 17 है तो अब समझ लो 1,70,000 हो जाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं है। हाँ। तो वो उसके बेसिस पे आप अपना प्रोफेशन सीए वाला शुरू कर सकता है और सीए की प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन सीए को अगर बिजनेस करना है, कोई इंडस्ट्री लगाना है, कोई स्टार्टअप करना है, तो उसके लिए तो कैपिटल इनको भी लगेगा। लेकिन ये एक इनके पास एक वायाबिलिटी है कि भैया प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस के ही ज़्यादा लोग करते हैं। बिजनेस तो करते हैं लोग सीए, लेकिन ये ज़्यादा करते हैं। तो उस लिहाज से सर्विस करना है तो जैसे आप सर्विस कर सकते हैं वैसे सीए भी सर्विस कर सकता है। सीए की डिमांड बहुत है। एक बार अगर बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से आपने अगर इंजीनियरिंग नहीं की है तो हो सकता है आपको अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिले, लेकिन अगर आपने सीए किया है तो आपको प्लेसमेंट मिलना ही मिलना है, और कहीं नहीं मिलेगा तो सीए की फर्म में ज़रूर मिल जाएगा। अब हमारे को हमेशा सीए की रिक्वायरमेंट रहती है। अच्छा। चाहे किसी भी कैटेगरी इन द सेंस सीए तो है वो, लेकिन अगर उसको एक्सपोजर कम है या ज़्यादा है, या अच्छे इंस्टीट्यूशन से जैसे आप लोग का इंजीनियरिंग होता है वैसे अच्छे फर्म से नहीं किया है, तो भी हम उसको एम्प्लॉय कर लेंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे, उसका रेमुनरेशन कम रहेगा डेफिनेटली। तो वो एडवांटेज सीए को है कि वो प्रोफेशन कर सकते हैं, मतलब बहुत मिनिमम कैपिटल नो कैपिटल के साथ अपना प्रोफेशन शुरू कर सकता है और उसको आगे बढ़ा सकता है, जो कि आपके इंजीनियरिंग में डॉक्टर में है, मेडिकल में वो सेम चीज़ है जो हमारे सीए में है। लेकिन इंजीनियरिंग में या इवन मतलब एमबीए में भी मैं बोल सकता हूँ एक कंसल्टेंसी शुरू कर सकता है। और इंजीनियरिंग में भी कंसल्टेंसी होती होगी लेकिन बहुत लिमिटेड एरिया में होती है। तो ये तो डिफरेंस
डेफिनेटली है इसमें। अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब मोस्टली अब हम चाहते हैं कि विद एज हम धीरे धीरे अपनी फैमिली को टाइम देना, खुद को टाइम देना, ये सब चीज़ें कर सके। तो बीइंग अ सीए, क्या आप अपने आप को टाइम दे पाते हैं या उतना ही बिजी रहती है लाइफ जैसे दूसरे बैकग्राउंड्स की है? देखिए, सीए के वर्क लाइफ बैलेंस में बहुत डिफरेंसेस हैं। कुछ सीए, जैसे अब मैं बिग 4 की बात करूं, बिग 4 का मतलब आप समझ गई होंगी, EY, KPMG, डिलॉयट एंड वो आपका 4 जो बड़ी कंपनियां हैं फर्म। अब इसमें वर्क लाइफ बैलेंस का थोड़ा इशू आता है। और अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट भी हुआ था, एक स्टूडेंट की डेथ हो गई थी, और उसको बहुत बड़ा इशू हमारे देश में बनाया गया था, इंस्टीट्यूट ने भी बनाया कि ये वर्क लाइफ बैलेंस के कारण हुआ है। अब उसके पीछे क्या कहानी थी ये नहीं मालूम मुझे। तो वर्क लाइफ बैलेंस की स्थिति बड़ी फर्मों में है। आपको 8 बजे 9 बजे घर से जाना है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आप 1 घंटे बाद पहुंचेंगे, रात को 8 बजे 9 बजे 10 बजे, इवन रात को 12 बजे तक काम करना है। तो अब ये नहीं मैं बोल सकता कि भाई डेली या हर स्टूडेंट के साथ वैसा होता होगा, लेकिन कमोबेश जनरली सब लोगों की एक फीलिंग है कि वहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस का इशू आता है। और वो उसको लेके हमारा इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। उसने काफ़ी रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं कि भाई स्टूडेंट को आप इतने समय के बाद नहीं रख सकते, इसके बाद आपको छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी डिमांड और सप्लाई वाली बात है, सप्लाई इतनी ज़्यादा है और उनकी डिमांड इतनी है बिग 4 की, उसके बाद भी लोग वहाँ जाते हैं और उतना काम भी करते हैं और कोई कंप्लेंट भी नहीं होता और कोई किस्म की कोई पॉइंटिंग आउट या इंस्टीट्यूट को लिखना ऐसा भी नहीं होता। तो वर्क लाइफ बैलेंस का वैसी फर्मों में तो प्रॉब्लम है। अब अगर टियर 2 सिटी की बात करें या बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो मीडियम स्केल की जो फर्में हैं, उसमें ज़्यादातर फर्में जो है वो उन टाइम में से मतलब अबाउट 10 बजे मान लो आपका वर्किंग आवर्स शुरू होता है, तो 10 बजे से 6 बजे 7 बजे 8 बजे तक काम कराते हैं और फिर छुट्टी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि वर्क लाइफ बैलेंस के इशू जो हैं ज़्यादातर बड़ी फर्मों में है। और कुछ फर्में ऐसी हैं जो कि नोन है कि यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मेंटेन होता। वैसी फर्मों में फिर लोगों को जाना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कुछ स्पेशलाइजेशन ऐसी होती है कि उसके बावजूद भी लोग जाते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट इस मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और अगर छोटा सा भी कंप्लेंट अगर इंस्टीट्यूट को चला जाता है तो वो मेंबर्स को का एक्सप्लेनेशन कॉल कर सकते हैं, वो मेंबर को सस्पेंड कर सकते हैं। अच्छा। तो ये इशू हमारे प्रोफेशन में बहुत है, लेकिन टियर 2 सिटी में या छोटी फर्मों में इतना ज़्यादा बैलेंस हो जाता है। और जहाँ तक मेरा सवाल है वर्क लाइफ बैलेंस का, तो मैं आपको बताऊं, मैं जब स्टार्ट किया था अपनी प्रैक्टिस तो डेफिनेटली मैं लेट तक काम करता था, घर में काम ले आता था और साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल ऐसा इनिशियल चला। उसके बाद धीरे से मैंने चेंज कर लिया और किसी संडे को हम लोग काम नहीं करते, हर छुट्टी में सबको छुट्टी मिलती है, टाइम पे लोग आते हैं, टाइम पे जाते हैं। और मैं आपके पॉडकास्ट पे ये बोल रहा हूँ तो मेरे जो स्टूडेंट है वो भी सुनेंगे इसको, तो वो इसमें बाकायदा अपना रिमार्क डाल सकते हैं कि भाई उनको मतलब जो ना वर्क लाइफ बैलेंस के मामले में उनको कोई शिकायत नहीं मिलती। तो मैं हमेशा खुद भी मेंटेन करता हूँ और मेरे ऑफिस में भी मेंटेन होता है। और मैं ट्राई करता हूँ कि भाई लोगों को भी मैं थोड़ा एजुकेट करूँ कि भाई ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक हमारे इंस्टीट्यूट के एक यंगेस्ट प्रेसिडेंट हुए थे राहुल राय, वाज वेरी फेमस, मतलब वर्ल्ड के वाज यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ ए इंस्टीट्यूट। तो वो मेरे साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो बहुत कम उम्र में सीए बन गए थे, बहुत ही डायनामिक। उनने मुझे हमेशा ही बोलते थे, मिस्टर सिंघानिया, किसी भी आदमी का एक वर्किंग आवर्स फिक्स होता है, सिर्फ 2000 घंटे 10,000 घंटे 50,000, मतलब नंबर कितना भी हो सकता है। अब ये है कि तुम उसको कितने दिन में कंप्लीट करते हो वर्किंग आवर्स को। तो अगर तुम 8 घंटे दिन में करते हो तो तुम लंबा जियोगे, तुम अगर 16 घंटे दिन में काम करोगे तो तुम्हारा रिटायरमेंट जल्दी हो जाएगा, या तुम कैपेबिलिटी तुम्हारी इतनी नहीं रहेगी आगे चल के। तो वो मजाक में बोला करते थे, लेकिन वो काफ़ी कुछ सही था। और उनकी बड़ी अनटाइमली डेथ भी हुई एंड ही वाज वर्कोहोलिक थे वो,
मतलब दिन रात 24 घंटे काम करते थे। तो अब इसको मेडिकली तो अपन कोई प्रूव नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली अगर मान लो वर्क लाइफ बैलेंस अगर मेंटेन हो रहा है तो आपको फिजिकल फिटनेस में, आपके मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, आप योगा कर रहे हो, आप फैमिली को टाइम दे रहे हो, तो उस पर आपकी लाइफ स्पेन तो बढ़ेगी और आप वर्क भी ज़्यादा अच्छे से करोगे, सिंसियरिटी से करोगे, माइंड क्लियर रहेगा, काम एंड क्वाइट मूड में रहोगे आप, तो उसका एडवांटेज तो मिलेगा ही। आपकी जो बुक है नॉट वन इन अ मिलियन, मतलब उसका नाम ही इतना ग्राउंडेड नेम है, तो ये क्या सोच के आपने ये नाम लिखा? ये एक्चुअल में क्या था कि जैसे आपने मेरा पॉडकास्ट अभी किया, अब बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो सकता है, आपके कोई साथी या कोई कलीग कोई पूछेंगे, अरे भाई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, रायपुर का सीए है, अब उसका पॉडकास्ट करने की क्या ज़रूरत थी? आपको करना था तो बिग 4 के किसी पार्टनर का करते, या इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट का करते, या और ऐसे करते जो कि नेशनली एक्लेम्ड या नोन पर्सनालिटी है। तो मैं उसके लिए ये बोलता हूँ हमेशा कि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो हर आदमी जिसको जानता है, बट हमारे जैसे लोग जो एक रीजनेबल सक्सेसफुल अपनी लाइफ में हैं, अपने प्रोफेशनल करियर, ऐसे लोग ज़्यादा हैं। और ऐसे लोगों के जो ऐसे लोगों को फॉलो करना और ऐसा बनना बहुत सरल है, थोड़ी मेहनत करके, और वो चीज़ अचीव करना जो कि जिनको कि लोग जानते हैं कि कुमार मंगलम बिरला या एस.आर. पाटली बाई का या राजीव मेमानी EY का नेशनल प्रेसिडेंट, ये बनना बहुत कठिन है, सपना जैसा है। तो और हमारे जैसा बनना बहुत सरल है, क्योंकि हम एक जनरल लोगों में से थोड़ा सा एक रीजनेबल सक्सेसफुल पर्सन है, जो कि अगर मान लो कोई एक हम्बल आदमी, एक छोटे गांव से आया हुआ आदमी बन जाता है तो उसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो इसलिए नॉट वन इन ए मिलियन का मतलब है कि भाई मैं लाखों में एक नहीं हूँ, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, लेकिन आई हैव अचीव्ड ए रीजनेबल सक्सेस इन माय प्रोफेशनल करियर। आई वांट कि भाई आप लोग भी अगर थोड़ा सा भी फॉलो करेंगे मेरी इस गाइडेंस को या जर्नी को, तो हो सकता है आप भी इतना सक्सेसफुल हो जाए या इससे ज़्यादा हो जाए। तो दैट वाज द मेन एम बिहाइंड दैट बुक। तो सर, जैसा कि आप कंपनीज़ को ऑडिट वगैरह करते हैं, तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, कुछ टाइम पहले मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था। बहुत सोच समझ के मुझे लगा कि यार सब इस कंपनी का सब अच्छा दिख रहा है, इसमें कर देती हूँ, काफ़ी पैसे बढ़ जाएंगे, अच्छा हो जाएगा। लेकिन आज की डेट में वो ज़ीरो हो चुका है। तो और सेम ऐसा ही कुछ साल पहले 2008 की बात है, मेरे एक अंकल के साथ हुआ था। उन्होंने कुछ बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट सोच के किया था, एंड फिर ऐसा हुआ कि 2008 में उनका इतना ज़्यादा नुकसान हो गया कि मतलब बहुत से हालत उनकी ख़राब हो गई थी फाइनेंशियली। तो क्या कोई ऐसा मेथड होता है जिससे हम पहले ही गेज कर सकें कि कौन सी कंपनी डूब सकती है या कहाँ पैसे लगाएं नहीं लगाएं? देखिए, बड़ा मुश्किल है ये बोलना, लेकिन आप ये मान के चलिए कि कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ सर्टन क्राइटेरिया, ऐसे एक जनरल प्रैक्टिस है जो इन्वेस्टर्स या जो इन्वेस्टर एडवाइज़र जो होते हैं वो बताते हैं कि भाई आपको सबसे पहले देखना है कि भाई कंपनी की कब इस्टेब्लिश्ड हुआ है, प्रमोटर कैसे हैं, प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। कंपनी पैसा कमा रही है वो आप देख के आप पैसा लगा लोगे, वो अकेले एक सही डिसीजन नहीं होगा। लेकिन प्रमोटर कैसे हैं, प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, पहले उनने कोई घपला तो नहीं किया है, पहले कोई कंपनी डुबाई तो नहीं है। इवन मतलब बहुत से इन्वेस्टर्स ऐसे हैं कि बहुत अच्छी कंपनी में भी पैसा नहीं लगाते अगर प्रमोटर उनका ठीक नहीं है। बहुत से इन्वेस्टर्स दिल्ली बॉम्बे से हम लोगों के पास फ़ोन आता है कि भाई आप इन प्रमोटर को जानते हैं क्या, या हम जिनकी ऑडिट करते हैं उनके बारे में पूछना चाहते हैं कि इन प्रमोटर की क्या कैसे हैं। तो ये बेसिकली प्रमोटर का अच्छा होना के साथ मतलब ही शुड बी फेयर, ऑनेस्ट एंड सिंसियर टू द बिजनेस। अच्छा होने का मतलब ये नहीं कि भाई और किसी रेफरेंस में बोल रहा हूँ। तो प्रमोटर के बारे में पता करना, वो नॉर्मली देखिए आप जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं वो नहीं पता कर सकते, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। जो उस लाइन में हैं, जो सवेरे शाम उनकी स्टडी कर रहे हैं, उनको ट्रैक कर रहे हैं, वो लोग उसको पता कर पाते हैं। उन्हीं लोगों के लिए म्यूचुअल फंड्स बने हैं कि आप अपना पैसा डायरेक्ट कंपनी में नहीं लगा के म्यूचुअल फंड में लगाइए, जो कि ऑलरेडी
सेबी से रेगुलेटेड है और जिसमें अच्छी कंपनियों को सेलेक्ट करके जो उसके बड़े ग्रुप्स जो हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाले जो ग्रुप्स हैं वो उनको मॉनिटर करते हैं, तो आपका पैसा डूबेगा नहीं। ठीक है, अगर मंदी आएगी तो आपको भी नुकसान होगा, और लेकिन ये नहीं कि भाई पैसा डूब गया, जैसे आपने बताया कि रिसेंटली हमारे भी 1-2 कंपनी में ऐसे पैसे रिसेंटली डूबे हैं। तो वो तो अब उसमें ये रहता है कि कंपनी के में जो आपके कोई रिलेशंस में या कोई वेल विशर आपको बोला कि इस कंपनी में पैसा लगा दो, इसमें तो अच्छा लग रहा है, और आप उसके बेसिस पे पैसा लगा देते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा स्टडी अपनी नहीं होती, और स्टडी अपन बहुत ज़्यादा कर भी नहीं सकते क्योंकि अपना प्रोफेशन अलग है, बिजनेस अलग है। तो उसके केस में ये है कि म्यूचुअल फंड इज़ द बेटर रूट। और अदरवाइज़ फिर ये है कि भाई आपको मतलब थोड़ा सा फुल टाइम नहीं हो तो फिर काफ़ी समय देना पड़ेगा, जिसमें आप उसको स्टॉक को एनालाइज करें, ट्रैक करें उसको, तब कोई ऐसा स्थिति बन सकती है कि आपको नुकसान नहीं हो। लेकिन शेयर मार्केट फ्लक्चुएशन का है, इसको कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, सेंसिटिव है। अगर ट्रंप ने कोई अगर कुछ बोल दिया तो मालूम पड़ेगा कल मतलब यहाँ का शेयर मार्केट नीचे चला जाएगा। अब आप ये बताइए कि ट्रंप के कोई एक लाइन से यहाँ की प्रॉफिटेबिलिटी को क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये इतना सेंसिटिव होता है, इंडेक्स को सेंसिटिव इंडेक्स ही बोला जाता है। तो वो उसमें हम लोगों का हमेशा ये एडवाइस हमारे क्लाइंट को या जो लोग नए हैं उनको ये रहता है कि भाई आप लोग म्यूचुअल फंड वगैरह के या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें। और दूसरा, जहाँ तक आपने वो जो क्वेश्चन किया कि भाई पहले पता तो नहीं चल जाता, क्यों नहीं चल जाता? नहीं, मतलब ऐसा जैसे कोई सारी चीज़ों में जैसे इंजीनियरिंग में अभी एआई आ गया और मशीन लर्निंग आ रहा है, वैसे सीए में कुछ ऐसा नहीं आ रहा है क्या जिससे हम पहले फ्यूचर का थोड़ा नहीं, इसमें है। देखिए, जो इसको जो एनालाइज करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट बैंकर या पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं या म्यूचुअल फंड वाले हैं जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं आपका और हमारा, वो लोग के यहाँ बाकायदा वो सॉफ्टवेयर्स बने हुए हैं, वो उसको एनालाइज करते हैं और उसमें बहुत से ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिससे उनको ये अंदाज लगने लग जाता है कि भाई ये कंपनी बहुत अच्छा नहीं करेगी या इस कंपनी में कुछ लफड़ा लग रहा है। लेकिन बहुत क्लियर कट ऐसा इंडिकेशन नहीं मिलेगा। क्लियर कट इंडिकेशन तो मिलेगा तो फिर वो बंदा करेगा ही नहीं ऐसा, वो तो एक्सपोज हो जाएगा। और मैं इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने भी ये चीज़ को एक्सपीरियंस किया। इस बार 2008 2092 में 3-4 बार जो शेयर के स्कैम्स वगैरह हुए, उसके बाद से मेरे दिमाग में भी ये चीज़ जद्दोजहद चल रही थी कि भाई ऐसा कोई अपने को फार्मूला बनाना चाहिए। तो मैं अभी रिसेंटली पीएचडी मैंने अभी ज्वाइन किया है और उसमें रजिस्टर्ड भी हो गया। उसका मेरा सब्जेक्ट भी यही है कि हम लोग जितने भी बैंकक्रप्ट जो हुए हैं या जितने कंपनियां डूबी हैं उनके सब डाटाज़ को एनालाइज करके ये देख रहे हैं कि व्हाट आर द कॉमन ट्रिगर पॉइंट या फैक्टर्स जिससे जो कि सभी में कॉमनली मिला, और उसके बाद वो कंपनियां तो डूबी हैं तो वो अपने को मालूम ही है। तो उनके बेसिस पे अपन कोई फार्मूला निकाल सकते हैं क्या, अगर ये इंडिकेशन है तो ये आज अच्छी दिखती हुई कंपनी भी कल डूब सकती है। तो वो मैं उसमें मेरा वो स्टडी भी चल रही है और हो सकता है 1-2 साल के अंदर मेरा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट अस होप कि थोड़ा सा कुछ सपोर्टिंग ये तो काफी हेल्पफुल होगा सभी के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये क्लेम नहीं कर पाऊंगा उस समय भी कि ये कोई 100% श्योर शॉट फार्मूला होगा, क्योंकि इंटरनेशनली और नेशनली वैसे बहुत से फार्मूले डेवलप हो चुके हैं। हम लोग तो अपने हिसाब से अपने तरीके से एक टूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जिससे मालूम पड़ जाए हमको कि कोई इंडियन कंपनी के बारे में ही कि भाई इसमें कोई ऐसा कुछ तो नहीं है जिसमें पैसा लगाएं और डूब जाए। तो वो है और लोग वैसा एनालाइज करके एडवाइस भी करते हैं कि इसमें मत लगाओ पैसा। ऐसा है। आपका सपना क्या है और आप उसको पूरा करने के लिए अभी क्या कर रहे हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मेरा सपना जो है ना, वैसे तो मेरे घर वालों को तो मैं बता देता हूँ कभी कभी, लेकिन बहुत लोगों को मालूम नहीं है। मेरा एक्चुअल में मैं जिस भी लाइन में रहूँ, मतलब सपना था समझ लो, उसमें मुझे लगता है कि मैं बेस्ट करूँ। पहली बात तो ये। तो अब मैं जैसे मान लो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो इसमें बेस्ट क्या हो सकता है, मैं ये ढूंढता रहता हूँ। अच्छा। आज भी मैं एआई का जितना यूज मेरी ऑफिस में मैं इस एज में कर रहा हूँ, मेरे जो यंग स्टूडेंट हैं
वो लोग उतना नहीं कर रहे हैं। अगेन आई एम टेलिंग दिस इन योर पॉडकास्ट तो दैट कैन बी भॉस्ड। तो मैं मतलब जो भी इसमें बेस्ट हो सकता है वो करना चाहता हूँ। और दूसरा मेरे मन में एक ये है कि भाई मैं अपनी एक किताब लिखूँ, वो मैंने लिख लिया। वो मेरी थी ऑटोबायोग्राफी। अब मैं एक किताब लिख रहा हूँ जो ऑलरेडी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। इवन मुझे उसमें डिस्क्लोज करने में कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि ऑलरेडी वो ऑफ़र भी मेरे पास आ चुका है। ब्लूम्सबेरी वाले जो उसको प्रिंट पब्लिश कर रहे हैं, काफ़ी इंटरनेशनल पब्लिशर है। तो वो मैं जैसे आपसे जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ तो ये कमोबेश उसी तरीके का डिस्कशन है, करीब 18-20 चैप्टर में, जिसमें मैंने ये तक कि भाई सक्सेशन प्लानिंग, अगर एक सिंगल चार्टर्ड अकाउंटेंट है या एक प्रोफेशनल है, वो अपनी प्रैक्टिस अपने नाम से खूब चलती है उसकी, लेकिन उसके बाद क्या होगा, जीरो हो जाता है, ऐसा मैंने देखा है। तो उस केस में वर्क लाइफ बैलेंस में, इवन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन अगर उसमें आप नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे, एआई को नहीं समझेंगे तो ये हो जाएगा। आने वाले टाइम में एक मेरा मतलब विजन है कि भाई सीए प्रैक्टिस कैसे होगी, वो मैंने उसमें डाला है कि आज से 10 साल बाद सीए की प्रैक्टिस कैसे रहेगी। तो मैंने उसको पूरे किताब में समेटा है, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट, एक प्रोफेशनल, सीए प्रोफेशनल और बाकी प्रोफेशनल, इवन बिजनेसमैन, उनके लिए वो एक रूल बुक तो नहीं बोल सकता मैं, कभी गाइडेंस रहेगा। उसमें मैंने बेस्ट प्रैक्टिसेस भी डाला। जरूरी नहीं है कि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस मैंने किया, मैंने वैसे उसमें लिखा है कि भाई ये करना मेरे लिए भी ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन मैंने ये नहीं किया। तो वो मैंने एक किताब लिखी है। मेरी बड़ी इच्छा है कि वो किताब लोग पढ़ें और उसको जिस हद तक भी फॉलो कर सकें करें। 2, 5, 10 लोग भी अगर उससे मतलब इंस्पायर होते हैं तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा, जैसे होता है ना कि आपका सपना क्या है, तो मुझे लगेगा मेरा सपना पूरा हो रहा है उससे। और उसके अलावा मैं एक सब्जेक्ट पे पीएचडी कर रहा हूँ अभी। हाँ, ये भी मतलब मैं शायद बहुत कम लोगों के, हमारे घर के 1 या 2 लोगों को मालूम होगा, मैंने किसी को बताया भी नहीं अभी तक। लोग बोलेंगे यार इस एज में तुम पीएचडी क्यों कर रहे हो। तो मेरा ये शौक़ था कि भाई अपन, जैसे देखिए कभी भी अपन बैलेंस शीट, जैसे आप तो खैर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, अचानक आपको मालूम पड़ेगा कि वो फलानी कंपनी बैंकरप्ट हो गई, पैसे डूब गए, या उस कंपनी में लोन दिया था, लोन वापस नहीं कर रहे हैं। तो एक बड़ा क्वेश्चन आता है सभी जनरल पब्लिक के सामने कि भाई ऐसा कोई मैथोलॉजी नहीं है क्या जो हमको पहले मालूम पड़ जाए, पहले चेक कर सके कि ऐसे मतलब कि ये कंपनी ऐसा होने वाली है। तो नॉर्मली कोई यही बोलेगा भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो कोई कुंडली तो होती नहीं उसकी, को देख के बता देगा कि इसको ये होने वाला है। तो वो कुंडली जो है वो पीएचडी, मतलब वो कुंडली बनाने का काम ही हम कर रहे हैं, समझ लो पीएचडी में, कि मैं जितने भी इस तरीके की जो कंपनियां हैं उनका सबका मतलब डाटा कलेक्ट करके, और उनको एक जो भी एक अपने आपके इंजीनियरिंग में जो सिस्टम से मैं हेल्प भी ले रहा हूँ आप जैसे लोगों का, कि उसको पूरा डाटा को कलेक्ट करके एनालाइज कर रहे हैं कि भाई इस तरीके की जो कंपनियां जितनी भी बैंकरप्ट हुई, जितने विलफुल डिफ़ॉल्ट किया, कुछ नोविंगली हुई, कुछ जानबूझ के हुई, तो उसके रीजंस क्या थे। तो रीजंस में क्या करेंगे हम, जितने भी सब रीजंस को सब टेबुलेट करेंगे, उसमें कुछ कॉमन रीजंस आएंगे 50, 60, 70, 80%। तो उस 80% रीजन को फिर टेस्ट करेंगे और दूसरी कंपनियों से। उसके बाद ये मालूम पड़ेगा कि भाई अगर कंपनी में ये 4 चीज़ ट्रिगर होती है, तो अगर आज अच्छी कंपनी भी जो दिख रही है वो भी बैंकरप्ट हो सकती है तीसरे साल या चौथे साल। तो वो अभी सुनने में ऐसा लगेगा आपको कि भाई ऐसा तो कोई भी बता देगा बैलेंस शीट देख के, नहीं, मतलब मुझे तो लग रहा है कि आपका बहुत सक्सेसफुली पीएचडी कंप्लीट हो ताकि हम सबको ये वाला। तो वो मैं उस पर काम हम लोग कर रहे हैं, काफ़ी मेरा साइड बाय साइड चल रहा है, और प्रोफेशन में तो मैं लगा ही हूँ। और लास्ट मतलब मंत्र समझ लो या मेरा एक वो एम समझ लो कि मुझे रिटायरमेंट का कोई क्लास हमारे लाइफ में नहीं है। मेरे लाइफ में क्लास एक ही है कि भी लास्ट ब्रेथ तक काम करना है, जब तक अपन कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ये सोच रखा है कि भाई मैं अगर काम कर सकता हूँ तो काम करूँगा आखिरी दम तक। दूसरा, जो फिजिकल फिटनेस के लिए जितनी चीज़ें ज़रूरी है वो सब मैं बिल्कुल रूटीन से करता हूँ, और वो
मेरा ही मतलब जो है क्वालिटी लाइफ जीने का सपना सबका होता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको पूरा इम्प्लीमेंट करूँ। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन मीवर्स पॉडकास्ट। आपसे बात करके सीए के बारे में इतनी ज़्यादा क्लैरिटी आई कि सीए के भी ब्रांचेस होते हैं, ये हमें अभी तक पता नहीं था, बट आपने शायद 10 से भी ज़्यादा ब्रांचेस बता दिए। टीयर 2 सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो हैं, जो विलेज से आए हैं या छोटे जगह से हैं, वो कैसे एक बड़े फर्म तक पहुंच सकते हैं, इसमें आपकी जो अप्रोच थी, आपका सारा इंसाइट्स डेफिनेटली सारे लिसनर्स को, जो भी सीए एस्पायरेंट्स हैं, उनको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू, आपको भी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये एक छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से। थैंक यू थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट।